गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, किरण प्रकाशी की रे ऑप्टिक्स। फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो ऑप्टिक्स भी फिजिक्स की एक ब्रांच है और इस ऑप्टिक्स के दो चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर है, किरण प्रकाशी की और तरंग प्रकाशी की। किरण प्रकाशी की चैप्टर बेसिकली 10th के अंदर जो आप लाइट चैप्टर पढ़ के आए उससे रिलेटेड है और मोस्टली पार्ट उस चैप्टर के अकॉर्डिंग चल रहा है। थोड़ा सा ब्रीफली नॉलेज हमें क्लास में 12th क्लास में हमें मिलेगी। 10th में आप मैक्सिमम इसका पोर्शन पढ़ के आ चुके हैं, जैसे लेंस, मिरर, इसके अलावा रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें आप लोग 10th में पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई फॉर्म में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और उसको ब्रीफली फॉर्म में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर किरण प्रकाशी की। किरण प्रकाशी की में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश होता क्या है? तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और इस ऊर्जा के रूप की वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी जिन भी वस्तुओं को जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं उसका मूल कारण क्या है? प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। जैसे एक अंधेरे कमरे के अंदर रखी हुई वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन रोशनी करने पर वो वस्तुएं हमें दिखाई देती है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश की किरणें आती है वो सीधी रेखा में गमन करती है और निर्वात में इनका वेग आप सब जानते हैं, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये निर्वात का वेग होता है इसका, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में इसका वेग होता है। ठीक है, प्रकाश से संबंधित जो परिघटनाएं हैं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब हम इस रे ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर को लेके कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन से। देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक परावर्तक सतह लेते हैं। परावर्तक सतह किसे कहते हैं पहले हमें इसे समझना पड़ेगा। परावर्तक सतह वह सतह होती है जिसकी एक साइड में पॉलिश होती है और एक साइड परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, तो यहां पर ये एक साइड में पॉलिश है, ओके, और ये जो ऊपर वाला पृष्ठ है परावर्तक पृष्ठ है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई अगर पॉलिश नहीं करें तो क्या होगा? पॉलिश नहीं करेंगे तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो इसे पारगमित कर जाएगी, आगे निकल जाएगी। परावर्तन तो होगा लेकिन आंशिक परावर्तन होगा, पूर्ण परावर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके एक भाग में पॉलिश कर देते हैं और पॉलिश करने के बाद में यहाँ पर एक प्रकाश की किरण इस पर आपतित की जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण हम इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित करते हैं तो यहाँ पर इस किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण। अब जब यह प्रकाश की किरण AO पृष्ठ पर आकर गिरी तो पृष्ठ पर गिरकर यह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से ये आई थी। तो ये इससे टकराई और टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट गई और यह किरण कहलाती है आपकी परावर्तित किरण। अब इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में एक कह सकते हैं हम पृष्ठ होता है या एक सतह होती है जो इस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत होती है, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। तो ये आपका नॉर्मल होता है, इसको हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन को डिफाइन कर देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है और यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी प्रवेश तो करना चाह रही है वो दूसरे माध्यम में, लेकिन जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की कोशिश करती है तो वो अपने परावर्तक सतह से टकराती है और परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है और यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि यह आपतित किरण है। यह आपतित किरण इस अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। तो यहां पर यह कोण आई, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। यह कहलाता है आपका आपतन कोण, या फिर इंग्लिश में अगर हम इसे बोलते हैं तो इंसिडेंस एंगल, इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, इसीलिए इसे आई से डिनोट करते हैं। जब प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटती है तो जो कोण वो अभिलंब के साथ बनाती है उसे कहते हैं परावर्तन कोण।
तो आर जो यहाँ पर है आपका, ये एंगल ऑफ आर, ये आपका कहलाता है परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण या फिर रिफ्रैक्शन एंगल। इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन, सॉरी नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो यहां पर ये जो कोण बन रहे हैं ये इस अभिलंब के सापेक्ष बनते हैं। आपतित किरण भी अभिलंब के सापेक्ष कोण बनाती है और परावर्तित किरण भी अभिलंब के सापेक्ष कोण बनाती है। तो जब हम यहां पर प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो अब सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तल का मतलब क्या है। तल तीन प्रकार के होते हैं, सॉरी तल तीन प्रकार के नहीं होते, तल तो एक ही होता है। तल का मतलब होता है टू डायमेंशनल, जिसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस होता है। टू डायमेंशनल जो होता है, आकृति जो होती है उसे हम तल कहते हैं। जैसे एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर जो बनेगा वो तल कहलाएगा। तो यहां पर अगर मैं इसको एक्स बोल देता हूं और इसको वाई बोल देता हूं तो ये जो किरणें हैं ये एक्स और वाई में ही है। तो इसका मतलब आपका अभिलंब, आपकी आपतित किरण, आपकी परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती है। तो पहला नियम तो ये हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि नियमित परावर्तन की अवस्था में, आप समझिएगा, दो तरह के परावर्तन होते हैं 10th क्लास में अगर आप लोगों ने पढ़े हो तो। एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन में अंतर क्या होता है कि नियमित परावर्तन होता है किसी चिकनी सतह पर, किसी प्लेन सतह पर, किसी समतल सतह पर, तो उस पर प्रकाश की किरण जिस कोण पर आकर गिरी है उसी कोण पर अपरावर्तित हो जाती है। लेकिन अगर विसरित परावर्तन है तो वो जो सतह होती है वो उबड़ खाबड़ होती है, वो ऊंची नीची होती है और रफ होती है। तो जब प्रकाश की किरण का उस सतह पर आकर आपतन होता है तो वो फिर किसी भी दिशा में जा सकती है, उसे हम कहते हैं विसरित परावर्तन। हमें जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो विसरित परावर्तन की वजह से दिखाई देती है। इस कारण से हम चारों तरफ की वस्तुएं देख सकते हैं क्योंकि परावर्तन विसरित है। और प्रकाश का परावर्तन विसरित क्यों हुआ? क्योंकि जब प्रकाश वायुमंडल में से गुजरता है तो वायुमंडल में गैस के कण, धूल के कण, इनके घनत्व कम ज्यादा होने की वजह से वहां का जो सतह मान सकते हैं उसको, या वहां का जो वातावरण मान सकते हैं वो कैसा होता है, कम ज्यादा घनत्व वाला होता है, जिस वजह से विसरित परावर्तन हो जाता है और प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। तो यहां पर सेकंड लॉ जो है, पहला लॉ तो जो आपका है फर्स्ट, जो हम कहते हैं फर्स्ट आपतित किरण, इसके बाद में परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम ये कहते हैं कि अगर हम नियमित परावर्तन की बात करते हैं, नियमित परावर्तन की स्थिति में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान समान होता है। तो अब यहां पर हमने ये कहा कि अगर हम नियमित परावर्तन की बात करते हैं तो नियमित परावर्तन में ये जो आपतन कोण है ये कोण परावर्तन कोण के समान आएगा। इसका मतलब कोण I इक्वल्स टू कोण R होगा। लेकिन विसरित परावर्तन में ऐसा हो जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि विसरित परावर्तन में प्रकाश की किरण किसी भी दिशा में परावर्तित हो सकती है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह आता है कि जब प्रकाश के परावर्तन की हम बात करते हैं तो प्रकाश के परावर्तन की स्थिति में प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल तीव्रता सामान्यतः घटती है। न तो आवृत्ति बदलेगी, न तरंगदैर्घ्य बदलेगी, न चाल बदलेगी, क्योंकि जिस माध्यम में है उसी माध्यम में वापस लौट रहा है। चाल कब बदलती है? जब माध्यम बदल जाते हैं। तो तीनों चीजें अपरिवर्तित रहती है, केवल बदलेगा तो तीव्रता आंशिक रूप से बदलेगी। उसका रीजन यह है कि जब प्रकाश की किरण इस सतह पर आकर गिरेगी तो प्रकाश की तीव्रता का कुछ मात्रा में इस सतह के द्वारा अवशोषण हो जाएगा। इस कारण से यहां पर तीव्रता का मान थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद में ये तो है आपके प्रकाश के परावर्तन की बात। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम यहां पर बात करते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो समतल दर्पण में होता क्या है? समतल दर्पण हम लोगों ने पढ़ रखा है, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है
आभासी होता है और बिंब के आकार का होता है। अब ये बिंब और प्रतिबिंब भी समझ लें, समझ में तो वैसे भी आता है आप लोग को कि बिंब और प्रतिबिंब होता क्या है। बिंब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जो दर्पण के सामने रखा गया है, और इस ऑब्जेक्ट की छाया या इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनी, इस ऑब्जेक्ट की आकृति उस दर्पण में कैसी बनी, वो उसका प्रतिबिंब कहलाएगा। तो जब हम समतल दर्पण की बात करते हैं, तो जैसे ये समतल दर्पण है आपका, ये समतल दर्पण, वही समतल दर्पण में भी क्या होता है, एक साइड में पॉलिश होती है, ठीक है। तो जब समतल दर्पण की हम बात करते हैं, हमारे घरों में जो हम काम में लेते हैं, जैसे समतल दर्पण ही काम में लेते हैं, उसके सामने जब हम जाकर खड़े होते हैं तो हमें हमारी इमेज कैसी दिखाई देती है, एकदम सीधी, जैसे हम खड़े हैं वैसी दिखाई देगी, एकदम जो जिस आकार के हमें उसी आकार की दिखाई देगी। ऐसा तो है ही नहीं कि अगर मेरा हाथ इतना सा है तो मुझे हाथ इतना बड़ा दिखाई देगा, पॉसिबल ही नहीं है। जितना बिंब होगा उतना ही प्रतिबिंब होगा, लेकिन मेरी जो प्रतिबिंब बन रही है वो आभासी होगी। आभासी क्यों होगी? क्योंकि जब तक मैं उस दर्पण के सामने हूं तब तक ही मुझे मेरा प्रतिबिंब दिखाई देगा, दर्पण के सामने हटते ही वो प्रतिबिंब भी हट जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि जब हम समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण की अवस्था में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है, बिंब के समान होता है और आभासी होता है। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो ये यहां पर मैंने एक समतल दर्पण लिया है, समतल दर्पण लेकर मैंने यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा है OA, ये ऑब्जेक्ट है मेरा OA जो समतल दर्पण के सामने रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से प्रकाश की किरण चलती है, देखिएगा। तो एक प्रकाश की किरण आकर आपतित हुई, ठीक है, ये प्रकाश की किरण आपतित हुई तो इसका परावर्तन कुछ इस तरह से हुआ। लेकिन परावर्तन इस तरह से हुआ तो सबसे पहली चीज तो बिंब का प्रतिबिंब बनता कब है? जब दो या दो से अधिक किरणें, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो बिंब का प्रतिबिंब बनता है। सिंगल किरण कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनाएगी, ध्यान रखिएगा। तो इस बिंब से हम एक और प्रकाश की किरण चलाते हैं और ये प्रकाश की किरण आकर इस तरह से दर्पण पर आपतित होती है, यहां से इसका परावर्तन होता है और ये इस तरह से परावर्तित होती है। अब हम क्या करते हैं, इन दिख रहा है हमें कि आगे तो ये कहीं पर मिल नहीं सकती, तो हम इन्हें पीछे की ओर आभासी रूप से बढ़ाते हैं। तो पीछे की ओर जब हम इन्हें आभासी रूप से बढ़ाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमें इसका इमेज मिलता है OA', ठीक है। तो ये O', A', तो OA तो हो गया आपका बिंब और ये है आपका प्रतिबिंब। तो इन दोनों जगहों में अगर हम ध्यान दें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब था वो बिंब के ही आकार का था, ठीक है, सीधा था, लेकिन किन किरणों की वजह से बना? आभासी किरणों की वजह से। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि आभासी और वास्तविक किरणें होती क्या है। ये आपके नोट्स में नहीं है लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए नोट्स में मैं नहीं लिखवाता हूं क्योंकि 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। वास्तविक और आभासी किरणों में अंतर क्या है? वास्तविक किरणें वो होती है जो वास्तव में जा रही हैं, जैसे ये सब वास्तविक किरणें हैं। लेकिन आभासी किरणें वो होती हैं जिन्हें हम बनाते हैं या हम बढ़ाते हैं, जो डॉटेड के रूप में दिखाई देती है। किसी भी चित्र में अगर कोई प्रकाश की किरण आपको इस डॉट की फॉर्म में दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये किरण कौन सी है? इमेजिनरी या फिर आभासी। और अगर प्रकाश की किरण एकदम सीधी नजर आ रही है तो फिर ये जो किरण होगी ये कहलाएगी आपकी वास्तविक। तो वास्तविक और आभासी किरणों में यही अंतर होता है। तो आभासी किरणों से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा, वस्तु के आकार का और आभासी होता है, ठीक है। अब समतल दर्पण के बाद में आते हैं हम गोलीय दर्पण पर। तो गोलीय दर्पण में क्या होता है देखते हैं, देखिए। तो हम लेते हैं यहां पर गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। अब जब हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो गोलीय दर्पण होता क्या है? जैसे हमने कोई खोखला गोला लिया है ना, अब यूं समझो तुम दो, खोखले गोले की जगह मैंने एक फुटबॉल ले लिया है ना, या फुटबॉल लेके और फुटबॉल को क्या किया मैंने, एक साइड से, जैसे फुटबॉल है, दिस इज, ये फुटबॉल है और इस फुटबॉल को मैंने एक साइड से यूं काट दिया, यूं काट दिया, ये काट दिया। तो अब ये जो भाग बचा, कटा हुआ भाग जो बचा, ये भाग क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। यानी किसी भी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका एक पृष्ठ परावर्तक का कार्य करता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब वापस वही चीज आ गई कि एक पृष्ठ परावर्तक का कार्य कब करेगा? जब इसकी दूसरी पृष्ठ पर पॉलिश की हुई होगी। तो इसका वजह से यह दर्पण कौन सा दर्पण कहलाएगा? गोलीय, क्योंकि ये गोलाकार आकार का है।
तो हम यहाँ पर गोलीय दर्पण को जब डिफाइन करते हैं तो गोलीय दर्पण के लिए हम ये कहते हैं कि खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका एक सतह या जिसकी एक सतह परावर्तक का कार्य करती है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण के प्रकारों की हम बात करें तो गोलीय दर्पण मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन होता है अवतल दर्पण और सेकंड वन होता है आपका उत्तल दर्पण। एक तो होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण के अंदर जो इसका उभरा हुआ भाग होता है, अवतल दर्पण में जो ये उभरा हुआ भाग है इस भाग पर पॉलिश होती है। उभरे हुए भाग पर क्या होती है? पॉलिश। और जो आंतरिक भाग है ये किसका कार्य करता है? परावर्तक का कार्य करता है। तो उभरे हुए भाग पर तो पॉलिश होती है और आंतरिक भाग परावर्तक का कार्य करता है। अब जब हम उत्तल दर्पण पर आते हैं तो उत्तल दर्पण में उल्टा होता है। उत्तल दर्पण के अंदर क्या होता है? उत्तल दर्पण के अंदर ये वाला भाग, उभरा हुआ भाग किसका काम करता है? परावर्तक का। और जो धसा हुआ भाग होता है इस धसे हुए भाग में पॉलिश होती है। तो ये आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इन दोनों की परिभाषाएं भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है और उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है और धसे हुए भाग पर पॉलिश होती है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। देखिए ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, हम सिर्फ इन्हें रिमाइंड कर रहे हैं। अगर आपने 10th में बहुत अच्छी तरह पढ़ी हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, और 12th में नहीं भी अगर 10th में आई हैं तो 12th में अब आपको बहुत ईजी वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत आसानी से ये चीज़ें हमें समझनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आगे इंजीनियरिंग में और दूसरी चीज़ों में आपके एग्जाम्स में भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, तो ये गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं की हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर ये मेरे पास में एक दर्पण है। कौन सा दर्पण कहूँगा मैं इसे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों कहूँगा मैं इसे? क्योंकि इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश की हुई है। अब यहाँ पर ये इसका मुख्य अक्ष है, अभी मैं सब समझाता चलूँगा इसके अंदर। इसको हम नेमिंग कर देते हैं XO, एक्स डैश। ओके, अब यहाँ एक प्रकाश की किरण आपतित हुई, इस जगह पर प्रकाश की किरण आपतित हुई, इसका परावर्तन हुआ, ये इस तरह से लौटी। ठीक है, यहाँ से बनी ये, तो ये बन गया आपका F, ये स्मॉल f। ठीक है, और यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है दिस वन F हो गया, इसको नाम दे देते हैं हम AM। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं हम B। ठीक है, अब इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ये इसका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र C। अभी हम बात करेंगे इसकी भी, और ये इसको यहाँ से यहाँ तक ये R। तो ये एक जनरल डायग्राम मैंने बनाया है जिसके अंदर एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर दर्पण पर आपतित हो रही है, इसका परावर्तन हुआ और परावर्तन के दौरान ये MB दिशा में चली गई। तो अब इसकी मुख्य जो डेफिनेशन है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्वारक। द्वारक क्या होता है? तो पहली डेफिनेशन हम लेते हैं द्वारक। द्वारक को बोलते हैं एपर्चर। द्वारक को क्या बोलते हैं हम? एपर्चर। एपर्चर क्या होता है? जब हम बात करते हैं दर्पण की तो दर्पण का जो वृत्ताकार चाप होता है, वृत्ताकार चाप से मतलब अगर मैं आज इसको सेंटर मान के, इस C को सेंटर मान के और यहाँ से एक प्रकार से इस तरह से ये घुमा देता हूँ तो ये वृत्ताकार चाप बना। तो दर्पण का जो वृत्ताकार चाप होता है वो उसका द्वारक कहलाता है। दर्पण के वृत्ताकार चाप को हम द्वारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो MON, यहाँ द्वारक कौन है? MON। कंफ्यूज मत होइएगा, आपकी जो डायग्राम है उसमें नेमिंग दूसरी है, तो यहाँ नेमिंग दूसरी है। तो चाहे तो हम चलो उसको नेमिंग भी सेम ही कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये AB, तो यहाँ द्वारक कौन है आपका? AB। ठीक है, ये द्वारक आपका AB हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि द्वारक किसे कहा हमने? कि किसी भी गोले का या किसी भी वृत्ताकार चाप का, दर्पण का वृत्ताकार चापीय भाग द्वारक कहलाता है। और यहाँ पर द्वारक कौन है? AB। अब ध्रुव की बात करते हैं। सेकंड आता है ध्रुव, पोल। तो बहुत अच्छी तरह पता होगा आपको पोल क्या होता है या ध्रुव क्या होता है। तो दर्पण का केंद्र बिंदु, जो दर्पण है उसका केंद्र बिंदु ध्रुव कहलाता है, या दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कौन है यहाँ पर? O।
तो ध्रुव है आपका O। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, यानी मैंने जिस खोखले गोले से इस दर्पण को निकाला है उस खोखले गोले का केंद्र उसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये खोखला गोला था, इस खोखले गोले का ये केंद्र है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां से इसको काट दिया, इसको काट दिया, तो ये जो बचा हुआ भाग है, ये बिंदु जो है ये सी बिंदु क्या कहलाएगा? इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसको हम कहेंगे वक्रता केंद्र। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण का वह खोखला भाग क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब वक्रता केंद्र के बाद में हम आते हैं किस पर? वक्रता त्रिज्या पर। तो वक्रता त्रिज्या बहुत सिंपल है। वक्रता त्रिज्या होती है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, यानी यह आपका वक्रता केंद्र है सी क्यों बोला? सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पोल तक की डिस्टेंस, यानी सी और ओ के मध्य की जो दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो सी और ओ के मध्य की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा, सीधी रेखा, जैसे यहाँ पर एक्स और एक्स देश है, तो ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस क्या होता है? इसको थोड़ा सा समझें ध्यान से कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर जाकर आपतित होती है तो दर्पण पर आपतित होने के पश्चात इसका परावर्तन होगा और परावर्तन होकर ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी उसे मुख्य फोकस कहते हैं। दोबारा, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण के किसी बिंदु पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर यह प्रकाश की किरण है एम डैश, ये एम डैश जाकर आपतित हुई इस बिंदु पर, यहां से इसका परावर्तन हुआ, किससे गुजरी? एफ से। तो ये एफ क्या कहलाएगा? आपका मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि भाई दो तरह के दर्पण है मेरे पास में, एक दर्पण अवतल दर्पण है, एक दर्पण उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो हमेशा दर्पण के सामने बनता है और उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। ये ध्यान रखने वाली चीजें और ध्यान भी होंगी, नहीं है तो याद रखें इन चीजों को कि अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वो तो दर्पण के सामने बनता है और उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम लेते हैं फोकस दूरी। फोकल लेंथ होती क्या है? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है ये स्मॉल एफ, मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है और इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये आपका स्मॉल एफ है जिससे हमने इसको यहाँ पर डिनोट किया है। तो ये मुख्य फोकस दूरी कहलाती, इसे फोकस दूरी हम कहते हैं। अब हम आते हैं चिन्ह परिपाटी पर कि चिन्ह परिपाटी होती क्या है। चिन्ह परिपाटी से क्या रीजन है? चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या है? चिन्ह परिपाटी का मतलब है कि हम किस स्थिति में किसे पॉजिटिव माने और किसे नेगेटिव माने। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में हम ये कहते हैं कि आपतित किरण की दिशा में जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो सारी की सारी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। यानी अगर आपतित किरण की दिशा में आप चलेंगे तो दूरियां धनात्मक होंगी, सॉरी, और विपरीत दिशा में अगर चलेंगे तो दूरियां ऋणात्मक होगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपतित किरण की दिशा, तो दूरी क्या होगी? धनात्मक, और विपरीत दिशा तो दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सभी दूरियां, समस्त दूरियां कहां से नापी जाएगी? ध्रुव से। जितनी भी दूरियां आप मापोगे वो कहां से मापोगे? ध्रुव से। अगर बिंब इधर, प्रतिबिंब इधर बना तो यहां से इधर जाओगे, प्रतिबिंब उधर बना तो यहां से उधर जाओगे। तो पहला पॉइंट तो आपतित किरण की दिशा में चलोगे तो दूरी धनात्मक होगी, विपरीत चलोगे दूरी ऋणात्मक होगी। दूसरा पॉइंट, समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाएगी। तीसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, ये मुख्य अक्ष, इसके लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर मापी हुई दूरियां ऋणात्मक होगी। अगर मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरियां हैं तो पॉजिटिव होंगी और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर दूरियां हैं तो वो नेगेटिव दूरियां कहलाएगी। ठीक है, दर्पण से बिंब तक की दूरी, ये दर्पण और ये बिंब, इस तक की दूरी को तो हम यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यू से। दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, इसे डिनोट करते हैं हम वी से। ठीक है, तो दर्पण से बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी जो होती है वो स्मॉल f से डिनोट की जाती है। ठीक है,
उत्तल अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। उसका रीजन क्या है कि इसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनेगा, यानी इस साइड। तो जब ध्रुव से आप इस साइड आओगे तो आप अपोजिट आ रहे हो तो ऋणात्मक होगा। और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, तो ध्रुव से आप उधर जाओगे तो वो कैसी होगी दूरी, पॉजिटिव दूरी होगी। तो कुछ इस तरह की ये चिन्ह परिपाटियां हैं जो हमें आगे ध्यान रखनी है। ओके, अब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होता कैसे है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं अब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण होता क्या है? तो जब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की हम बात करते हैं तो मैंने आपको ये बताया था अभी कि प्रतिबिंब के निर्माण हेतु कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कम से कम एक किरण से कभी प्रतिबिंब निर्मित नहीं होगा, तो कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं आपको 4 किरणें बता रहा हूं, जिन 4 में से आप किन्हीं 2 का चयन कर सकते हो। 4 किरणों से मतलब यह है कि मैं उन 4 किरणों की स्थितियां बता रहा हूं कि वो परावर्तन के पश्चात कहां कहां पहुंचेगी। तो आप उन 4 किरणों में से कोई भी 2 किरणें लेके प्रतिबिंब का निर्माण आसानी से कर सकते हो। तो 4 किरणों में कैसे कैसे है एक बार हम समझ लें। सबसे पहली चीज, गोलीय दर्पण की जब हम बात करते हैं तो जब कोई भी प्रकाश की किरण, समझें पहली किरण क्या है, कोई प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो फोकस से गुजरती है। पहली तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहां से गुजरी, फोकस से। ठीक है, पहली तो ये हो गई। दूसरी, अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से गुजरती है, ध्रुव पर जाकर गिरती है, ध्रुव पर आपतित होती है, तो जितने कोण पर वो ध्रुव पर आपतित हुई है उतने ही कोण पर वो परावर्तित हो जाएगी। तो ध्रुव पर आपतन बराबर ध्रुव से परावर्तन। ठीक है, तो दूसरी किरण ये हो गई, 2 किरण हो गई। पहली किरण तो मुख्य अक्ष के समानांतर थी जो परावर्तित होकर कहां से गुजरी, फोकस से। दूसरी किरण ध्रुव पर जाकर आपतित हो रही थी, तो जितने कोण पर ध्रुव पर आपतित हुई उतने ही कोण पर वहां से परावर्तित हो गई। तीसरी, अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण गुजरी तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो बिना विचलित हुए पहले तो सीधी निकलेगी, फिर इसका परावर्तन होगा, परावर्तन होकर ये वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। तो जिस दिशा में आई है उसी दिशा में लौट जाएगी। किस स्थिति में, जब वो वक्रता केंद्र से गुजरेगी। ओके, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, तो ये प्रकाश की किरण अगर कोई मुख्य फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो पहली और चौथी एक दूसरे की विपरीत है। पहली में तो मैंने कहा था कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से गुजरेगी, और फोर्थ में मैं कह रहा हूं कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो 4 किरणें अब आपके पास हैं। इन 4 किरणों में आकृति बनाते समय इन 4 किरणों में से आप कोई भी 2 किरणों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, अभी मैंने बताया किरणों के हिसाब से, वास्तविक किरणें और आभासी किरणें। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब की अगर हम बात करते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उस जगह पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। तो ये हमारा आज तक का थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें थी, सब आपको पता है। इसके बाद में मैंने कुछ डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं कि बिंब कहाँ रखा हुआ हो, किन किन के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये सारी चीजें अब आपको लर्न करनी है, क्योंकि यहाँ पर वो पूरा का पूरा फोकल लेकर, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल डायग्राम है तो इसमें हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। इसमें सिर्फ हमें ध्यान रखना है, 10th में भी होंगे आपके, कि अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब इन्फिनिटी और फोकस के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर फोकस f और 2f के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसमें कहीं से कहीं तक हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ स्थिति हमें पता रखनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बना देना है। तो ये डायग्राम जो मैंने 7-8 डायग्राम आपको भिजवाए हैं, ये 7-8 डायग्राम आपको कंप्लीट करने हैं। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू।